बच्चों, हेलो बच्चों, देखते हैं हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो देखिए, इसके पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एपिथेलियल टिश्यू को किस आधार पे, किस बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो एक बार मैं आपको रिकैप कर देती हूँ। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ द सेल्स, इसके आधार पे हम लोग जब एपिथेलियल टिश्यू को क्लासीफाई करते हैं तो यहाँ पे दो ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। तो इसके बारे में तो हम लोग पढ़ लिए थे कि जब सिंगल लेयर में सेल अरेंज्ड होते हैं उसको सिंपल एपिथेलियम कहते हैं, और जब एक से ज़्यादा लेयर में सेल अरेंज्ड होते हैं उसको कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग को पढ़ना है कि एपिथेलियल टिश्यू को शेप के आधार पर जब क्लासीफाई किया जाता है तो क्या होता है। तो जब शेप से एपिथेलियल टिश्यू को शेप के आधार पर जब क्लासीफाई करते हैं तो फिर इसके 5 स्टेप्स होते हैं, मतलब 5 स्टेप्स में क्लासीफाई किया जाता है। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड कॉलमनर एपिथेलियम, फोर्थ सिलेटेड एपिथेलियम एंड फिफ्थ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देखिए, मैं यहाँ पे कलर से मैं कुछ दिखाना चाह रही हूँ। जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, जिसका मैं फिगर बनाई हूँ, आपको बना के सबका फिगर में समझाऊंगी। तो कैसे याद करना है स्क्वैमस एपिथेलियम, एक थोड़ा सा अलग है, याद कर लेंगे। और उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ है वो सी से शुरू हो रहा है। तो क्यूब तो आप जानते हैं बच्चों कि मैथ में आप लोग पढ़ते हैं क्यूब जैसा स्ट्रक्चर। तो क्यूबॉइडल वो हो गया। कॉलमनर ये भी सी से है। रेक्टेंगुलर जो लॉन्गिट्यूडनल रेक्टेंगल होता है उसको कॉलमनर कहेंगे। सिलेटेड जब इस कॉलम पे, जब ये कॉलम जैसा स्ट्रक्चर होता है, मान लीजिए ये कॉलम जैसा जब ये स्ट्रक्चर होता है, ये कॉलम जैसा जब इसके ऊपर जब हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उसको कॉलमनर कहेंगे। तो इसका लोकेशन सिलिएटेड कहेंगे। जब इस कॉलम पे सिलिया जैसा स्ट्रक्चर होगा तो क्या बोलेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे। तो इसका 1 बाय 1 हम लोग स्ट्रक्चर, फंक्शन और लोकेशन देखेंगे। अभी हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। ग्लैंडुलर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलो, इसको मैं अब हटा रही हूँ ताकि मैं आपको फिगर बना बना के बता सकूँ। ठीक है बच्चों, देखिए ये है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम में देखिए ये जो सेल होता है ना बच्चों, ये आपका मैं टाइम बचा सकूँ इसलिए मैं पहले ही ड्रॉ कर दी। ये न्यूक्लियस है बच्चों, और इसमें तो साइटोप्लाज्म होगा ही होगा, है ना। तो सेल का आपको स्ट्रक्चर देखना है, जो इसका खास कैरेक्टरिस्टिक होता है वो पढ़ना है, और इसका काम क्या है वो पढ़ना है। ये है स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, स्क्वैमस सेल है ये, और ये न्यूक्लियस है। आपको मालूम है ये न्यूक्लियस है। ये डॉट डॉट जैसा जो स्ट्रक्चर है वो साइटोप्लाज्म है। इसकी खास बात ये होती है बच्चों कि सेल जो होती है ना, मतलब कंप्लीटली पैक्ड होता है, मतलब सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। ये जो स्पेस है इसमें स्क्वैमस एपिथेलियम में नहीं पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो थिन होता है, सेल फ्लैट होता है। ये सिंगल लेयर में भी अरेंज्ड हो सकता है और मल्टी लेयर्ड भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, और ये जो होता है ना कंप्लीटली, मतलब जिससे ये जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए सेल है तो ये इसको कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसी पे ये सेल क्या होता है ना, अरेंज्ड होता है। इसी पे जो सेल है, मान लीजिए ऐसे एक सेल बना दिए तो ये सेल जो है ना इसी पे अरेंज होता है, इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, और इसका लोकेशन आप जान लीजिए। तो लोकेशन ये होता है बच्चों, इसका लोकेशन है आपको ब्लड वेसल्स, मतलब आप जान रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो लाइनिंग बनाता है, ऑर्गन सिस्टम का लाइनिंग बनाता है। तो ब्लड वेसल में इसका लोकेशन है बोमेन कैप्सूल के लिए यदि मैं आपको दिखाऊं तो एक फिगर मैंने बना के बता देती हूँ, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ब्लड वेसल जैसे देखिए किडनी का पार्ट होता है बोमेन कैप्सूल, जैसे ये सी जैसा स्ट्रक्चर है, और इससे ना फिर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कन्वोल्यूटेड आता है, फिर एक सीधा सा स्ट्रक्चर आता है, और फिर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जाके यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट से अटैच होता है, और इससे बहुत सारे नेफ्रॉन क्या होते हैं ना अटैच रहते हैं इससे। यहाँ से आया, यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ पे फिल्टर होगा, और फिर ये ब्लड डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेज दिया जाता है। इसकी व्यवस्था होती है, आपको 10th क्लास में इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। तो कहने का सेंस क्या है, ये नेफ्रॉन है और कहाँ पाया जाता है, तो ह्यूमन के किडनी में पाया जाता है।
इसके पहले भी मैंने आपको बताया था ये बातें। देखिए जैसे ये ह्यूमन किडनी है, तो इस किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन पाए जाते हैं, मिलियन मतलब मोर देन 1 मिलियन यहाँ पे किडनी पाए जाते हैं। और यही किडनी फिल्टर करता है, यूरिन जो हमारे बॉडी से फिल्टर होता है इसी नेफ्रॉन के द्वारा होता है। तो कहने का सेंस है कि बोमेन कैप्सूल क्या है, हमारा किडनी है, इतना बड़ा, मान लीजिए इतना सारा डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है एक नेफ्रॉन में, तो इसका ये वाला पार्ट, ये मतलब ये सी वाला पार्ट है ना, सी वाला पार्ट, इसी को बोमेन कैप्सूल कहते हैं, इसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और यही वाला पार्ट किससे बना है, स्क्वामस इपिथेलियम से बना है। जैसे आपको नेक्स्ट एक और मैं बता दूं, एल्वियोली। तो एल्वियोली का यदि मैं फिगर बनाऊं तो देखिए यहाँ पे मैं बना देती हूँ एल्वियोली, आपको या थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जैसे आपको मालूम है ना लंग्स, हमारे बॉडी में कितने लंग्स होते हैं। जैसे देखिए सपोज कीजिए कि मैं यहाँ से एक लंग्स आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए ये सपोज कीजिए कि हमारा लंग्स है, तो इसका बहुत सारे ब्रांचेज आपस में आके इसमें रहते हैं, जैसे ट्री रहता है यहाँ पे, जैसे ब्रांच का इसका बहुत सारा ट्री जैसा बन जाता है ना, इसका बहुत सारा ट्री बन जाएगा। और इसके लास्ट वाले पोर्शन से ऐसे सैक जैसा स्ट्रक्चर रहता है, बहुत सारे इसमें सैक जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जिसको कहते हैं एल्वियोली। तो कहने का कि मतलब लंग्स का कौन सा पार्ट बना रहा है, ये एल्वियोली को बना रहा है, कौन, स्क्वामस इपिथेलियम। तो आप सपोज कीजिए कि जब लंग्स में पाया जा रहा है तो स्वाभाविक है कि वो एक्सचेंज में हेल्प करता होगा। एक्सचेंज का कहने का क्या सेंस, कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ पहुँचता है, हमारे लंग्स में पहुँचता है, हमारे लंग्स के कहाँ, लास्ट एल्वियोली में पहुँचता है। और इसी एल्वियोली में एयर एक्सचेंज होता है, मतलब सेल के पास ऑक्सीजन जाएगा और जो CO2 होता है वो इसमें पहुंच जाता है एल्वियोली में, और जिसको हम ये इस रास्ते से होते हुए, लंग से होते हुए, एयर पाइप से होते हुए हमारे नोज में आता है, मतलब नॉस्ट्रिल से आता है, जहाँ पे हम एक्सहेल कर देते हैं। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो कहने का सेंस है कि जो स्क्वामस इपिथेलियम है वो इसकी लाइनिंग बनाएगा, एल्वियोली की लाइनिंग बनाएगा, लंग्स के एल्वियोली की लाइनिंग बनाएगा। और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एयर होता है, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन जाता है और CO2 फिर वापस एल्वियोली में चला जाता है, ठीक है ना। तो एक्सचेंज हुआ ना बच्चों। जैसे मान लीजिए किडनी में है तो इसका काम है फिल्टर करना, तो फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। मतलब मैं आपको एक क्लू दे रही हूँ जिसके द्वारा आप अंदाजा लगा सकेंगे कि यदि आपको लोकेशन इसका पता चल गया तो इसका फंक्शन भी आप एज्यूम कर सके, ठीक है बच्चों। तो ये ब्लड वेसल में पाया जाता है, बोमेन कैप्सूल में पाया जाता है, एल्वियोली इसका लोकेशन है, माउथ कैविटी, ओसोफेगस, है ना, ये डिफ्यूजन में भी हेल्प करता है और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखिए बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्यूब जैसा होगा। आप तो जानते हैं कि क्यूब का स्ट्रक्चर, उसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है वो दोनों सेम होती है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसी पे सेल क्या होता है, अटैच्ड होता है। ये आपको न्यूक्लियस है, ये डॉट डॉट जैसा क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है ना, ये आप इसको न्यूक्लियस समझिए, न्यूक्लियस ही है। और इसका भी सेल होता है ना, ये मतलब क्यूब जैसा होता है, मतलब आपस में कोई सेल गैप, सेल्स के बीच में गैप नहीं होता है। इसको बोलते हैं ये क्यूब क्या है, क्यूबुलर सेल है, क्यूब सेल है। और बहुत सारी सेल हैं तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहेंगे। और इसका लोकेशन होता है बच्चों, इसकी ये सिंगल लेयर में होता है और इसका लोकेशन होता है बच्चों, जैसे नेफ्रॉन का पार्ट, जैसे अभी मैंने नेफ्रॉन बनाया था ना, यहाँ पे देखिए मैं फिर से जल्दी से ड्रॉ कर देती हूँ। फिर ये सीधा सा पार्ट है और फिर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रहेगा ये, और यहाँ पे जाके किससे अटैच हो जाएगा, ये कलेक्टिंग डक्ट से अटैच हो जाएगा। इससे बहुत सारे नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है ना। तो इसके पहले आप पढ़े थे कि जैसे स्क्वामस इपिथेलियम इस रीजन को बना रहा है, तो अब क्यूबॉइडल किसका बनाएगा, तो ये जो ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर होता है ना, उस रीजन को बनाता है कौन, क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ठीक है बच्चों। जैसे देखिए नेफ्रॉन, यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल, जिसको नेफ्रॉन का ये ट्यूब वाला पार्ट को कहते हैं,
है ना। उसके बाद से थायरॉइड वेसिकल, जो हमारे गले में थायरॉइड ग्लैंड होता है उसका वेसिकल बनाता है। सैलिवरी और पेनक्रियाटिक डक्ट, जैसे मान लीजिए हमारे माउथ में कोई सैलिवरी ग्लैंड है, जैसे मान लीजिए ग्लैंड है, तो अपना सिक्रीशन किसी न किसी पाथ से नहीं ना होके गुजरेगा, हमारे माउथ कैविटी में जाएगा, तो ये डक्ट कौन बनाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम बनाता है। तो आप यदि एक नज़र में समझे तो आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि अच्छा जितने भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना है, चाहे वो डक्ट हो, चाहे वो यहाँ पे यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल हो, किडनी का ये पार्ट है ना बच्चों, इतना तो आप समझ रहे हैं, एक्सेट्रा, है ना। तो ये हेल्प, इसका काम क्या करेगा, तो ये हेल्प करेगा किसमें, जब किडनी में है तो स्वाभाविक है कि ये क्या करेगा, फिल्ट्रेशन में तो हेल्प करेगा ही करेगा, जैसे हेल्प इन प्रोटेक्शन सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, सिक्रीशन में भी हेल्प करेगा। जैसे डाइजेस्टिव हमारा सिस्टम है वो भी ट्यूब जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करने में हेल्प करेगा, हार्मोन्स सिक्रीट करने में हेल्प करता है, गैमिट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब आप बोलेंगे गैमिट क्या है, तो सपोज कीजिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए स्पर्म है और ओवम, स्पर्म एंड ओवम, ये दोनों क्या है, गैमिट सेल है। ये फीमेल में ओवम किस में पाया जाता है, ये जो ओवम है ये किस में पाया जाता है, ये फीमेल में पाया जाता है, एंड स्पर्म किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। तो इसके भी मतलब फॉर्मेशन में हेल्प करता है कौन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। देखिए यहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम का मैंने फिगर बना दिया, ये कॉलम जैसा होता है, जैसे रेक्टेंगल जैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल रेक्टेंगल जैसा होता है वैसा ही होता है। ये आपको न्यूक्लियस है, दिस साइटोप्लाज्म, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये, और ये कॉलमनर एपिथेलियम है। ठीक है बच्चों, यहाँ भी देखिए सेल सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं है ना, आपस में टाइटली पैक्ड है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अरेंज्ड है। और ये पाया कहाँ जाता है, लोकेशन इसका क्या है बच्चों, तो फाउंड इन स्टोमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, एपिग्लोटिस, है ना, एक्सेट्रा, हमारे नेजल कैविटी में भी पाया जाता है। तो जैसे मैं एक छोटा सा आपको फिगर बना के बता दूं, जैसे स्टोमक, मान लीजिए ये स्टोमक है ना, इसके बाद से यहाँ पे इंटेस्टाइन हम लोग का शुरू हो जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चों, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपको रेक्टम है, और ये हो गया एनस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको, देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, अच्छा नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा और ऊपर बना देती हूँ आपको फिगर, जैसे मैं किधर बना दूँ, देखिए बच्चों अब आपको विजिबल है, जैसे मान लीजिए ये है स्टोमक, ठीक है बच्चों, स्टोमक में पाया जाता है। अब आपको थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा, ये है इंटेस्टाइन, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हरा वाला जो है ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है बच्चों, और देखिए नेक्स्ट इसका क्या लोकेशन है, आपको जब ये मतलब ये यहाँ पे जो होता है, यहाँ पर एपिग्लोटिस, जैसे ये हमारे नेक रीजन में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये है लीवर, ये क्या है, लीवर है, और इसी लीवर में ये है गॉल ब्लैडर, ये क्या करता है ना, बाइल जूस रिलीज करता है। यहाँ पे जब फूड यहाँ से मूव करता है तो ये बाइल जूस इसमें मिक्स करता है, तो हम लोग को वो नहीं पढ़ना है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो कॉलमनर एपिथेलियम है इस लीवर के गॉल ब्लैडर के लाइनिंग को बनाता है, स्टोमक के लाइनिंग को बनाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन पे ये लोकेटेड होता है। ठीक है, नेजल कैविटी, यदि इसमें सीलिया होता है, यदि इस पे सीलिया होता है उसको मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं, और ये हमारे नेजल कैविटी में पाया जाता है। जैसे हमारे नाक के जो नॉस्ट्रिल्स होता है उसमें हेयर रहता है ना, जो हमारे एयर को फिल्टर करता है ना, तो उसको कहेंगे मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। तो इस तरह से ये नेजल कैविटी की भी लाइनिंग बनाता है, इंटरनल लाइनिंग को डेवलप करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर इसका फंक्शन आप एज्यूम कीजिए कि इसका फंक्शन क्या होता होगा,
तो ये करता है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और वाटर। स्वाभाविक है जब इंटेस्टाइन में पाया जाएगा तो एब्जॉर्प्शन में तो हेल्प करेगा। आप तो जानते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है यहाँ पे वाटर का, कभी कभी विटामिन का एक्सेट्रा का यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो स्वाभाविक है कि हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फूड। सिक्रीशन में भी हेल्प करेगा क्योंकि हमारे ये नेजल में कैविटी में पाया जाता है, क्योंकि हमारे ये लीवर के गॉल ब्लैडर में पाया जाता है, तो सिक्रीशन में भी हेल्प करेगा, है ना बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इसके बाद का फोर्थ जो इसका टाइप है। देखिए सिलिएटेड में बहुत इजी है, ये भी कॉलमनर टाइप का ही सेल होता है, जैसे कॉलम टाइप का ही रहता है, रेक्टेंगुलर लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे देखिए कॉलम जैसा रहेगा स्ट्रक्चर, सेम कॉलमनर एपिथेलियम जैसा ही इसका भी स्ट्रक्चर होगा बच्चों। लेकिन जब इसके फ्री सरफेस पे सीलिया पाया जाता है तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या, सीलिएटेड एपिथेलियम। बस यही अंतर है। बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल के बीच में नो स्पेस है, न्यूक्लियस दिखा रही हूँ, साइटोप्लाज्म दिखा रही हूँ। अब इसका लोकेशन देखिए, सिलिएटेड एपिथेलियम का लोकेशन जो होता है ना, ये किडनी में पाया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया था ना, यहाँ पे जो बोमेन कैप्सूल है, तो बोमेन कैप्सूल यहाँ पे फिर ऐसे ऐसे आकर और फिर एक ट्यूबुल जैसा स्ट्रक्चर बनाया, फिर ऐसे ऐसे जाके एक ट्यूब से अटैच हो गया था, यही था ना। तो ये क्या बनाता है ना इसका मतलब जो ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है वो बनाता है सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। स्पर्म डक्ट, जैसे स्पर्म ये बना, तो स्पर्म बना तो जहाँ से बना वहाँ से ये मूव तो करेगा ना, तो जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें स्पर्म मूव करेगा उस डक्ट को बनाएगा, है ना। नेजल कैविटी एक्सेट्रा जगह पे पाया जाएगा, मतलब जहाँ भी सीलिया होने की संभावना है उस मतलब जहाँ पे मूवमेंट का, जैसे म्यूकस का मूवमेंट का, स्पर्म का मूवमेंट का, है ना एक्सेट्रा, जहाँ पे मटेरियल मूव करेगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, वहाँ उस सेल को सिलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे। और इस ये हेल्प करता है क्या, मूवमेंट में, जैसे स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करेगा, ओवम के मूवमेंट में हेल्प करेगा, है ना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लास्ट है आपको ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मतलब वो ग्रुप ऑफ सेल जिससे ग्लैंड बना होता है। जैसे ग्लैंड में कौन कौन ग्लैंड, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो इंटेस्टाइन से जो सिक्रीशन रिलीज करता है ग्लैंड, उसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। जैसे पेंक्रियाटिक ग्लैंड, तो पेंक्रियाटिक ग्लैंड आप अभी देखे थे यहाँ पे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखे थे ना यहाँ पर, जैसे यहाँ पे स्टोमक मैंने बनाया था यहाँ पे है ना, तो ये तो यहाँ पे किडनी ये हो गया आपको, ये हो गया आपको स्ट्रक्चर इंटेस्टाइन का, और यहीं पे पेनक्रियाज पाया जाता है, यहीं पे पेनक्रियाज पाया, यही पेनक्रियाज है। तो ये अपना सिक्रीशन देगा ना, ये भी तो हेल्प करेगा, ये भी तो ग्लैंड से ही बना है और ये तो सिक्रीट तो करेगा, है ना। ये तो हार्मोन भी सिक्रीट करता है और डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज करता है। तो कहने का सेंस है कि जितना भी ग्लैंड है जिस टिश्यू से बने हैं उसको ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं, और ग्लैंड का काम ही होता है सिक्रीशन में हेल्प करना, तो हेल्प करेगा सिक्रीशन में। सिक्रीशन किस तरह का सिक्रीशन, एग्जाम्पल बोलिए, तो एग्जाम्पल आप बोलेंगे स्वेट, स्वेट मतलब पसीना, जैसे ऑयल फॉर्मेशन ग्लैंड, जैसे हमारा पसीना थोड़ा चिपचिपा टाइप का होता है तो ऑयली सबस्टांस को भी रिलीज करने में हेल्प करता है ना। और एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी होते हैं उसमें भी, वहाँ भी ये लोकेटेड होता है और हेल्प करता है किसमें, सिक्रीशन में। थैंक यू बच्चों।